आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के तमाम वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। आप इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय से, जिसके पाठ का नाम है विष के दांत। विष के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट में 1916 ईस्वी में हुआ था। ये भोजपुरी भाषी व्यक्ति थे। अपने समय के दर्शन एवं संस्कृत के बड़े काबिल विद्वान महामहो उपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। अतः इनके पिताजी ने इनके शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। ये पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए की डिग्री लिए। इसके पश्चात वे अध्यापन का कार्य करने लगे। आरा के हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक के रूप में पढ़ाने का कार्य किए और आगे चलकर ये पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए और अपने मृत्यु पर्यंत 1961 ईस्वी तक उस पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर हिंदी विभाग में विराजमान रहे। प्रस्तुत पाठ विष के दांत इनके कहानी संग्रह विष के दांत एवं अन्य कहानियां से ली गई है। इस पाठ में इन्होंने समाज में व्याप्त गरीबी अमीरी, लिंग भेद इत्यादि चीजों की चर्चा की है। विष के दांत में सेन साहब और उनके परिवार की चर्चा की गई है। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति हैं। उनकी 5 पुत्रियां हैं। 5 बेटियों के बाद बुढ़ापे में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस उम्र में पुत्र होने के बाद बड़े लाड़ प्यार के साथ उसको जो आज़ादी मिली, तो बचपन से ही उनका वह पुत्र, जिसका नाम काशू खोखा है, काफी उच्छृंखल और मनबढ़ू होता गया। उसको कोई डांटने, मना करने और पीटने वाला तो था नहीं, तो अपनी आज़ादी से अपनी इच्छा के अनुसार जो हरकत उसे सूझती थी वो करता था। वहीं दूसरी ओर उनकी बेटियां बहुत ही सौम्य, अनुशासित एवं शालीन थीं, क्योंकि उनके ऊपर जो अनुशासन और नियंत्रण करके जो पाठ पढ़ाया गया था उसका परिणाम उनमें दिखता था। लेकिन दूसरी तरफ इकलौते पुत्र के मोह में उसको न कोई डांटने वाला था, न मना करने वाला कोई था, जिसके परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे उदंड, अनुशासनहीन प्रवृत्ति का बनते गया। लेकिन उसके दोष में भी सेन साहब को हर समय गुण ही नजर आता था। कहानी में जो वर्णन है, सेन साहब अपने बंगले पर लॉन में कुछ मित्रों के साथ बैठे हुए हैं और बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, तो एक पत्रकार महोदय जो सेन साहब के मित्र हैं, बात बात में उन्होंने चर्चा की
कि उनका पुत्र अभी छोटा था, तो उन्होंने बताया कि मैं कम से कम अपने बेटे को जेंटलमैन जरूर बनाऊंगा, यानी कि एक नम्र व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति, यानी कि अनुशासन और नम्रता का पाठ पहले पढ़ाऊंगा, इसके बाद उसको जो बनना होगा अपनी इच्छा के अनुसार बनेगा। ये बातें सुनकर सेन साहब ने कोई उसमें रुचि नहीं दिखाई, बल्कि वो कन्नी काट गए और अपने बेटे काशू खोखा के बारे में झूठी तारीफ जो है करना शुरू कर दिए कि मैं तो अपने बेटे को अभी से सोच लिया है, उसे इंजीनियर बनाऊंगा। कुछ ही देर में बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई देती है। सेन साहब और उनकी मित्र मंडली वहां से उठकर शोर शराबे वाली जगह पे देखते हैं, तो वहां सेन साहब का स्टाफ शोफर जो था, एक मोहल्ले के लड़के मदन और उसकी मां से उलझ रहा था। सेन साहब ने वहां माजरा पूछा क्या है, तो शोफर ने बताया कि यह उदंड लड़का मदन अभी हमारी मोटर गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था, और मैंने जब मना किया तो यह लड़का और इसकी मां दोनों मिलकर मुझसे झगड़ा करने पे उतारू हैं। यह सुनकर के सेन साहब मदन और उसकी मां की ओर गुस्साई नजरों से देखते हैं और मामला शांत होता है, और सेन साहब ने मदन और उसकी मां को धमकाया भी कि अगर ऐसी स्थिति रही तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। डर के मारे दोनों वहां से चले गए। फिर सेन साहब अपने मित्र मंडली के साथ लॉन में बैठकर बड़ी बड़ी गप्पें हाँकने लगे। कुछ देर में खटखट की आवाज सुनाई दी। फिर ये लोग उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखे कि सेन साहब का बेटा खोखा सेन साहब की नई गाड़ी का जो बत्ती था उसको पत्थर से मारकर चकनाचूर कर दिया था। लेकिन फिर भी सेन साहब उसको डांटने की बजाय तारीफ करने में जुट गए। अपने मित्र मंडली से बोलने लगे कि देख रहे हैं, अभी से इसकी रुचि इन चीजों में है। वह बत्ती फोड़ के देख रहा होगा कि उसके अंदर क्या चीज है। इतनी ललक है इन चीजों को देखने की उसकी, इसलिए मैं इसे इंजीनियर बनाना चाहता हूं। फिर उनके एक मित्र महोदय वहां से निकलना चाह रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके कार के टायर की हवा निकली हुई है। फिर तो सब लोगों ने यही समझा कि यह खोखा की ही करामात होगी, चूंकि वही इधर खेल रहे थे। सेन साहब ने अपने स्टाफ को हवा भरने के लिए पंप लाने का आदेश दिया ताकि मोटर कार के चक्के में हवा भरी जा सके। तो इस तरीके से सेन साहब अपने बच्चे खोखा को न डांटते हैं न उस पर नियंत्रण रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह बच्चा इसी उम्र से उदंड और अनुशासनहीन बना हुआ है। एक वाकया और भी होता है। सेन साहब का लड़का काशू खोखा एक समय घर के दरवाजे से निकल के बाहर गली में देख रहा है कि वहां बहुत सारे लड़के मदन के साथ लट्टू नचा रहे हैं। ऐसा देखते ही खोखा उस मंडली की ओर दौड़ता है और अपने अहंकारी स्वभाव के अनुसार मदन से बोलता है कि मुझे तुम लट्टू दे दो नचाने को, मैं भी लट्टू नचाऊंगा। मदन तो पहले से ही चिढ़ा हुआ है। वह खोखा को लट्टू देने से मना भी करता है और डांटता भी है। स्वभाव से मनबढ़ू खोखा लपक कर मदन को एक घुस्सा जड़ देता है। ऐसी स्थिति में
मदन का पारा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है और वह टूटकर खोखा के ऊपर इस तरीके से पड़ता है कि अगल बगल के लड़के उस द्वंद्व युद्ध मल्ल युद्ध को मजा लेके देखने लगते हैं। और मदन खोखा के ऊपर इतना भारी पड़ता है कि बढ़िया से पिटाई करके दांत भी तोड़ देता है। वहां से रोता भागता हुआ खोखा घर पे आता है और सारी बात कह सुनाता है। यह स्थिति देखकर सेन साहब गुस्से से लाल हो जाते हैं और उधर मदन आज पिटाई के डर से वहीं से गायब हो जाता है, घर पे भी नहीं जाता है। देर रात जब घर पे जाता है तो धीरे से कदम बढ़ाता है कि आज तो खैर नहीं है, आज तो मार पड़ेगी ही। उधर मदन के पिता गिरधारी को यह सूचना मिल चुकी है और वे सेन साहब के किरानी थे और सेन साहब के बंगले के आउट हाउस में ही रहा करते थे। तो मदन के पिताजी को आउट हाउस घर छोड़ने का आदेश मिल गया था और मदन जैसे ही घर में पिता के सामने होता है तो मदन सर झुकाकर मार खाने के लिए पहले की तरह तैयार हो जाता है। लेकिन उस दिन मदन के पिता गिरधारी ने मदन को एक शब्द भी डांटा नहीं, बल्कि उसे गले से लगा के शाबाशी दी कि वाह बेटे, मैंने तो डर के मारे सेन साहब और उनके परिवार के सामने, उनके बेटे के सामने कुछ कहने की मैं हैसियत नहीं रखता था, हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन तुमने अपने अपमान का बदला खोखा के दो दो दांत तोड़कर लिया। मुझे तुम पे गर्व है। जो होना है वो तो हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं सोचना है। हमें तुम्हारे इस कार्य पर दंड नहीं देना है, बल्कि मैं खुश हूं। इसके बाद कहानी का अंत होता है और इस कहानी में नलिन विलोचन शर्मा ने ये अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, उसका चित्रण किया है कि महल और झोपड़ी के बीच जब लड़ाई होती है तो अक्सर महल वालों की जीत होती है, क्योंकि उनके रोब के चलते, उनके रुपए के चलते झोपड़ी वाले भी बहुत सारे लोग उन महल वालों का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर मदन ने अपने काबिलियत से, अपने तरीके से खोखा को दंड दिया था, उस पे भारी पड़ा था और उसकी सजा उसके पिता को नौकरी से हट करके चुकानी पड़ी। उस आउट हाउस को छोड़ करके सेन साहब के उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो ऐसी सामाजिक जो व्यवस्था अमीरी और गरीबी के बीच में है, उसका चित्रण यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा ने किया है। साथ ही इस पाठ में लिंग भेद को भी दर्शाया है कि समाज में लड़का लड़की के बीच में तत्कालीन व्यवस्था में जो अंतर किया जाता था वो भी विराजमान है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। यहाँ सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं, लेकिन फिर भी पुत्र की लालसा में और बुढ़ापे में उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। जहां वे अपनी बेटियों को नियंत्रण में, अनुशासन में, डांट में रखे हुए हैं, वहीं पुत्र को बेटा होने के नाते आजादी से छोड़े हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह अनुशासनहीन और उदंड बन जाता है। तो इन चीजों को इस पाठ में विष के दांत में नलिन विलोचन शर्मा ने दर्शाया है। तो फिर हम अगले दिन अगले पाठ पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।